my dear students, good afternoon. Today I will teach you second chapter of civics. Chapter name is फेडरलिज्म. अब हम ये जानेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म किसे कहा जाता है. हिंदी में फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद. अब इसकी डिफिनेशन जानेंगे कि फेडरलिज्म किसे कहा जाता है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच power is divided between a central authority and various constituent units of government. यानी फेडरलिज्म संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति को विभाजित किया जाता, बांटा जाता है केंद्र और जो है राज्य सरकार के मध्य में. One is the government for the entire country. यानी इसमें क्या होता है कि इस जो पावर को विभाजित किया जाता है उसको दो तरह से दो अथॉरिटी में बांटा जाता है. पहला है कि जो एक ऐसी सरकार जो कि पूरे देश के लिए कार्य करती है, पूरे देश की सरकार होती है, और दूसरी ऐसी सरकार होती है जो कि प्रांत अथवा स्टेट लेवल पर कार्य करती है. यानी कहने का मतलब फेडरलिज्म में उसे कहा जाता है, फेडरलिज्म में संघवाद होता है. यह सरकार की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शक्ति को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी के रूप में. अब इसके बाद ये जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है. फेडरलिज्म की विशेषता क्या होती है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. पहली इसकी विशेषता है टू लेवल्स. पहले हमें जानेंगे कि फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट होती है उसमें दो लेवल होता है. पहला तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पर यानी एंटायर कंट्री पर शासन करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वह अपने राज्य या प्रांत के अंदर काम करती है. फिर इसके बाद है दूसरा नंबर है सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन. अब सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन माने क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र में अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर होता है. तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए यानी गवर्नमेंट को शासन करने के लिए उसमें संविधान का होना बहुत ही अनिवार्य होता है. और हमारे देश में संविधान हमारा अपना है और सरकार जो है संविधान के अनुसार कार्य करती है. और चौथा इसकी चौथी विशेषता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन. समय समय पे कुछ ऐसे कानून नियम होते हैं जिनका संशोधन किया जाता है. वह संशोधन तभी होता है जब वह सरकार के संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा वह पारित हो जाता है, तभी वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होता है यानी संवैधानिक संशोधन होता है. फिर पांचवा इसका है, पांचवी इसकी फीचर्स है ज्यूडिशरी यानी न्यायालय. इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी पूरे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है वह जो है सुप्रीम कोर्ट है, और जो राज्य हैं स्टेट्स हैं उनके अपने हाई कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है. फिर सातवां नंबर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अपना भारत देश यह विविधता लिए हुए है, डाइवर्सिटी लिए हुए है और इसमें एकता को बनाए रखना जो है भारत सरकार का कार्य होता है. अब इसके बाद ये जानेंगे कि फेडरेशन के यानी फेडरलिज्म के कितने रूट्स होते हैं, यानी कितने प्रकार के फेडरलिज्म को माना जाता है ये फेडरलिज्म है. रूट फर्स्ट में है कि इसमें क्या होता है कि पूरे देश में केवल एक सरकार होती है जो कि सेंटर में काम करती है. वह रूट फर्स्ट के अंतर्गत आती है, जैसे यूएसए, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की सरकार. अब इसके बाद रूट सेकेंड में क्या है, रूट सेकेंड में जो है वह एक ऐसी सरकार होती है जिसमें वह अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट लेवल पर और लोकल
वर्तमान में जम्मू और कश्मीर को भारत में इंडिया में मर्ज कर लिया गया है। अब इसके बाद जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी शक्ति का बंटवारा कैसे कैसे किया जाता है। इसमें जो है इसको 3 लिस्ट में विभाजित किया गया है कि कौन कौन सा पावर किसको दिया गया है, किस विषय का। इसमें पहला है यूनियन लिस्ट यानी संघीय लिस्ट में कौन कौन से विषय आएंगे। डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे, पोस्ट टेलीग्राफ, करेंसी एंड बैंकिंग यानी टोटल मिलाकर के 97 सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब इसके बाद स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं यानी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं लॉ एंड ऑर्डर यानी देश राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस डिपार्टमेंट जो होती है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस। इसके बाद एग्रीकल्चर जो होता है यानी कृषि से संबंधित जैसे कर या लगान जो है वसूल करना, यह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। और इरिगेशन सिंचाई की जो व्यवस्था दी जाती है राज्य में वह जो है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है। और फिर इसके बाद है इसमें सब टोटल मिलाकर के 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट उसे कहा जाता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का उसमें विषय आता है, दोनों जो उसके हकदार होते हैं। इसके अंतर्गत एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ट्रेड, यूनियन इतने मिलाकर के इसमें आते हैं। फिर इसके बाद है कि एक होता है तीसरा जो चौथा होता है रेसिड्यूरी पावर। इसमें क्या होता है, ये क्या है, यह संविधान के बनने के बाद यह क्षेत्र सामने आया है और इसलिए इसका जो अधिकार था वह सुनिश्चित नहीं किया गया था और जो है अधिकार सुनिश्चित ना किए जाने के कारण इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है। और वो सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। यानी यह संविधान बनने के बाद अस्तित्व में आया है और इसीलिए इसका विभाजन नहीं किया जा सका कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए, और इसलिए इसका जो अधिकार गया वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। बच्चों, आज आप लोगों ने देखा कि फेडरलिज्म में जो देश की सरकार यानी हमारे यहाँ फेडरलिज्म में गवर्नमेंट है यानी जो देश की सरकार है वह कैसे कार्य करती है और उसका विभाजन, उसके पावर्स का विभाजन कैसे किया गया है, उसकी विशेषता क्या है फेडरलिज्म की, और उसमें जो है फेडरलिज्म के कौन कौन से 3 रूल्स हैं यानी कैसे वह किस किस प्रकार की फेडरलिज्म है, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। और जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो वितरण है, जैसे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार